नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग बिहार। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मगध संवाद। मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी। हम आपको बिहार के हर खबरों से कराएंगे रूबरू। वो बात चाहे सरकार की हो या जनता की सरोकार की, या फिर हो बच्चों के भविष्य की या कर्मचारियों की से जुड़ी खबर। आज आपको बताएंगे फटाफट अंदाज में बिहार की हर खबर। आपको बताएंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बिहार की ताजा व बड़ी खबरों के साथ। बिहार समाचार में सबसे पहले बिहार की कोरोना अपडेट है। बिहार में 1531 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। संक्रमितों की संख्या 1,62,632 पहुंची। बिहार में 1531 नए कोरोना संक्रमित मिले। राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,62,632 हो गई है। पटना में सर्वाधिक 218 और सहरसा में 109 नए संक्रमित मिले। वहीं अररिया में 72, अरवल में 24, औरंगाबाद में 28, बांका में 21, बेगूसराय में 52, भागलपुर में 95, भोजपुर में 10, बक्सर में 7, दरभंगा में 34, पूर्वी चंपारण में 53, गया में 26, गोपालगंज में 47, जमुई में 23, जहानाबाद में 8, कैमूर में 9, कटिहार में 28, खगड़िया में 12, किशनगंज में 28, लखीसराय में 37, मधुबनी में 71, मुंगेर में 21, मुजफ्फरपुर में 69, नालंदा में 67, नवादा में 25, पूर्णिया में 30, रोहतास में 33, समस्तीपुर में 14, सारण में 57, शेखपुरा में 14, शिवहर में 4, सीतामढ़ी में 19, सिवान में 24, सुपौल में 63, वैशाली में 24 और पश्चिमी चंपारण में 28 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। सीएम ने किया कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन। पटना में बनेगा नया समाहरणालय भवन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। सीएम ने 536.63 करोड़ की लागत से बनने वाले 23 भवनों का शिलान्यास किया। इसके साथ ही 6 भवनों का उद्घाटन भी किया। सीतामढ़ी को सीएम ने सौगात देते हुए सीतामढ़ी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया। सीएम ने पटना में बनने वाले नए समाहरणालय भवन का भी शिलान्यास किया। इसके साथ ही उन्होंने MIT मुजफ्फरपुर में 200 क्षमता वाले बालक एवं 200 क्षमता वाले बालिका छात्रावास भवन, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मनिहारी कटिहार, बिहार राज्य वक्फ विकास योजना अंतर्गत अंजुमन इस्लामिया वर्क स्टेट किशनगंज में भी G+3 वर्ग से बहुउद्देशीय भवन का शिलान्यास किया। इस अवसर पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि मुझे खुशी है कि आज इतने दिनों के बाद पटना समाहरणालय का काम शुरू होगा। इस काम में हम 2010 से लगे हुए थे। समाहरणालय भवन की स्थिति खराब थी। पटना समाहरणालय भवन ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनाया गया था। रेलवे 21 सितंबर से 40 और स्पेशल ट्रेनें उतारेगी पटरी पर। जाने कौन कौन सी ट्रेनें चलेगी। रेल मंत्रालय यात्रियों की सुविधाओं के लिए अब धीरे धीरे ट्रेनों को पटरी पर उतार रहा है। 21 सितंबर से 40 और नई स्पेशल ट्रेनें पटरी पर उतारने का फैसला लिया गया है। इन ट्रेनों का ठहराव कहां होगा और किस स्टेशन से रवाना होगी, इसकी सूचना रेल मंत्रालय ने जारी कर दी है। बता दें कि 12 सितंबर से 80 ट्रेनें पटरी पर उतर चुकी है, जिसके संचालन के बाद इन ट्रेनों को पटरी पर उतारने का फैसला लिया गया है। शारीरिक दूरी, यात्रियों के स्क्रीनिंग, स्टेशन पर पहले आने जैसे नियम पहले की तरह ही जारी रहेंगे। बिना रिजर्वेशन किसी की भी एंट्री ट्रेन में नहीं होने दी जाएगी। स्टेट कॉमर्स उम्मीदवारों को शामिल करने का मामला। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और BSEB से 4 सप्ताह में मांगा जवाब। बिहार में स्टेट टीचर्स टेस्ट में कॉमर्स के उम्मीदवारों को शामिल नहीं किए जाने के मामले को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से 4 सप्ताह में जवाब तलब किया है। पटना हाईकोर्ट के जस्टिस न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की एकल पीठ ने बुधवार को मोहम्मद अफरोज और अन्य द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए बिहार सरकार और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को यह निर्देश दिया। याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट को बताया गया है कि 25 सितंबर 2019 को शिक्षा विभाग के उप सचिव ने इस परीक्षा में कॉमर्स के उम्मीदवारों को शामिल करने के लिए निर्देश दिया था, लेकिन विज्ञापन में कॉमर्स के लिए स्वीकृत पदों को शामिल नहीं किया गया था। अदालत को बताया गया कि इस परीक्षा का आयोजन 9 साल बाद आयोजित किया जा रहा है। राज्य के 1000 से अधिक हायर सेकेंडरी स्कूल में कॉमर्स शिक्षकों के नहीं होने के कारण पढ़ाई बाधित है। मालूम हो कि पटना हाईकोर्ट ने इससे पहले एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए STAT की परीक्षा 9 सितंबर को लेने को फैसला सुनाया था। जस्टिस अनिल कुमार सिन्हा की एकल पीठ ने पंकज कुमार सिंह व अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया था। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा पहले ली गई एलिजिबिलिटी टेस्ट को रद्द किए नए सिरे से परीक्षा लेने का निर्णय लिया था।
समिति के इसी निर्णय को चुनौती देते हुए याचिका दायर कर ली गई। परीक्षा के परिणाम को घोषित करने की मांग की गई थी। बिहार में परीक्षाओं का दौर शुरू। पटना यूनिवर्सिटी व इग्नू सहित अन्य संस्थानों ने भी जारी किया शेड्यूल। आने वाले दिन राज्य के छात्रों के लिए परीक्षा की घड़ी है। मतलब कि 5 महीने के अंतराल के बाद विश्वविद्यालयों ने परीक्षाओं की घोषणा करनी शुरू कर दी है। सितंबर, अक्टूबर व नवंबर तक का शेड्यूल जारी भी कर दिया गया है। वहीं दिसंबर व जनवरी में अगले वर्ष व सेमेस्टर की परीक्षाएं होनी है। अगर सत्र को समय पर रखना है तो परीक्षाओं का यह दौर अभी जारी रहेगा। मतलब अब क्लास कम, परीक्षाएं ही अधिक होगी। पटना विश्वविद्यालय से लेकर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू का व मौलाना मजरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय ने अपनी अपनी परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में परीक्षाओं की तिथियों की घोषणा कर दी गई है। इसके अतिरिक्त ऑनलाइन क्लास सारे कॉलेजों और पीजी विभागों में चल रहे हैं। सत्र को समय पर रखने के लिए उनकी परीक्षाएं भी जल्द होगी। ये परीक्षाएं दिसंबर, जनवरी में होना तय है। इनकी परीक्षाएं 17 सितंबर से होगी। 16 अक्टूबर तक परीक्षाएं होगी। एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। मौलाना मजरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय की पीजी की परीक्षाएं 19 सितंबर से होगी। उसका भी एडमिट कार्ड का वितरण शुरू हो गया है। इसके बाद पटना विश्वविद्यालय के स्नातक 3rd ईयर की परीक्षाएं 21 सितंबर से होनी है। इसके बाद 2nd ईयर स्नातक का भी शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 2nd ईयर की परीक्षाएं 5 अक्टूबर से होनी है। 4 नवंबर तक परीक्षा होगी। 21 से 26 सितंबर के बीच फॉर्म भरे जाएंगे। जल्दी 1st ईयर का भी शेड्यूल जारी किया जाएगा। यह परीक्षा नवंबर में प्रस्तावित है। इसी प्रकार पीजी 1st एवं 4th सेमेस्टर के फॉर्म भरे जा रहे हैं। 24 सितंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। जल्दी परीक्षा शेड्यूल जारी किया जाएगा। संभवतः अक्टूबर में इसकी भी परीक्षाएं ली जाएगी। तेजस्वी ने उठाया बेरोजगारी का मसला। सीएम नीतीश कुमार से पूछे 17 सवाल। बिहार में विधानसभा से पहले जनता दल यूनाइटेड जेडीयू और राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के बीच सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो गया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से 17 सवाल पूछे हैं। तेजस्वी ने कहा है कि अगर आप जवाब नहीं देते हैं तो चुनाव में युवा करारा जवाब देंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार बेरोजगारी के मुद्दे पर मुंह न छिपाएं। बिहार के 7 करोड़ युवाओं के सीने में धधक रहे इन ज्वलंत सवालों का जवाब दें। अगर जवाब नहीं देते हैं तो इस चुनाव में युवा करारा जवाब देंगे। हम बेरोजगारी, पलायन और उद्योग धंधों से संबंधित निम्नलिखित सवाल बिहार सरकार से पूछना चाहते हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अपने पहले सवाल में पूछा है कि देश में सबसे अधिक बेरोजगारी बिहार में क्यों है। 15 वर्षों की एनडीए सरकार बताए कि बिहार में आईटी कंपनियां क्यों नहीं बुलाई गई, क्यों नहीं आई और क्यों नहीं आ सकती। बिहार में आईटी पार्क नहीं बन सकते। दूसरा सवाल में उन्होंने कहा है कि बिहार में केला, मकई, मखाना, चावल, गन्ना, आलू, लीची, आम इत्यादि अनेकों विश्व प्रसिद्ध अनाज, फल, सब्जियों का इतना बड़ा उत्पादन होता है, तो फिर इन सभी से संबंधित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 15 वर्षों में क्यों नहीं लगाए गए और क्यों नहीं लग सकते। 15 वर्षों की सरकार जवाब दे। बिहार दूसरे प्रदेशों जैसे आंध्र प्रदेश से मछली खरीदता है। 15 वर्षों की सरकार बताए कि हम बिहार तमाम मछली उत्पादन संबंधी संसाधन होने के बावजूद यहाँ ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं कर सकते। बिहार में मछली उत्पादन को बढ़ावा देकर यहाँ जिलावार मछली बाजार लगाकर मछुआरों की आमदनी और उत्पादन क्यों नहीं बढ़ा सकते। जया बच्चन बनाम रवि किशन की लड़ाई में आरएसएस की एंट्री। रामलल्ला बोले थाली साफ होती रहनी चाहिए। देश की संसद में बीते दिनों से फिल्म इंडस्ट्री के ड्रग्स कनेक्शन को लेकर चर्चा हो रही है। पहले भारतीय जनता पार्टी के सांसद रवि किशन ने लोकसभा में मसले को उठाया, फिर राज्यसभा में समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने उन पर पलटवार कर दिया। अब इस लड़ाई में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी आ गया है। आरएसएस के नेता रामलल्ला ने बुधवार को इस मसले पर ट्वीट किया। रामलल्ला ने अपने ट्वीट में लिखा है कि स्वास्थ्य की दृष्टि से थाली निरंतर साफ होती रहनी चाहिए। इससे पहले मंगलवार को भी उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें लिखा था कि थाली को गंदा न होने दें। आपको बता दें कि मंगलवार को राज्यसभा में जया बच्चन ने आरोप लगाया है कि कुछ लोगों की वजह से पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जया बच्चन ने रवि किशन पर निशाना साधते हुए कहा था कि जो लोग बॉलीवुड का हिस्सा होकर संसद में उसे बदनाम कर रहे हैं, उन्होंने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया, जो कि गलत है। जया बच्चन के इसी बयान पर बवाल मचा है। बीजेपी सांसद रवि किशन ने जवाब दिया था कि अगर थाली गंदी हो जाएगी तो उनमें छेद करेंगे और अगर थाली में ड्रग्स होंगे तो छेद करना जरूरी है। जया बच्चन के बयान पर बीजेपी सांसद ने कहा था कि उन्हें उम्मीद थी कि जया जी उनका समर्थन करेगी। इतना ही नहीं, इस पूरे विवाद पर कंगना रनौत भी हमलावर है।
कंगना ने ट्वीट कर लिखा है कि कौन सी थाली दी है जया जी और इसकी इंडस्ट्री ने। एक थाली मिली थी जिसमें 2 मिनट के रोल आइटम नर्मस और एक रोमांटिक सीन मिलता था। मैंने इस इंडस्ट्रीज को फेमिनिज्म सिखाया, थाली देशभक्ति नारी प्रधान फिल्मों से सजाई, यह मेरी अपनी थाली है जया जी, आपकी नहीं। अमान्य डिग्री वाले भी बन गए हेडमास्टर। अमान्य डिग्री वाले प्रारंभिक शिक्षक भी स्कूलों में हेडमास्टर बन गए हैं। आदत तो तब हो गई जब अमान्य डिग्री पर हेडमास्टर बनने वालों ने जिला शिक्षा कार्यालय के कारण बताओ नोटिस का जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझा। यहाँ तक कि उन पर कारण बताओ नोटिस का रिमाइंडर भी बेअसर रहा। अब अमान्य डिग्री पर हेडमास्टर बनने वाले को अंतिम नोटिस दी गई, इसके बाद उन पर कार्रवाई होगी। हालांकि यह बात दीगर है कि इस बीच अमान्य डिग्री पर प्रमोशन लेने वाले कई हेडमास्टर रिटायर भी हो चुके हैं। खबरों में आज बस इतना ही, धन्यवाद।